चैप्टर सिंगल एंट्री, इसमें हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब सम बहुत ही लेंदी है, इसलिए बहुत दूर रखा हुआ है कैमरा को ताकि दोनों बोर्ड्स कवर हो पाए। फर्स्ट सम मैंने आपको नोटबुक पे करवाया था। अगर आपको नोटबुक पे कंफर्टेबल है तो बाकी के सम नोटबुक पे करेंगे, अदरवाइज बोर्ड पे करेंगे। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ लो। लास्ट में मैं कैमरा को जूम करके सारे अकाउंट्स एंड जितना भी सम है पूरा वो कंटेंट पूरा आपको क्लियर दिखे, ऐसे जूम करके अलग से दिखाऊंगा। अभी आप सम पे कॉन्सेंट्रेट करो। एंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसा हो तो वीडियो को पूरा करके पहले लास्ट में जाकर सम नोट डाउन कर लो एंड देन लास्ट में फिर वापस आकर पूरा सम समझ लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरे पास एडिशन है, इस एडिशन में से। अगर पुराना एडिशन आपके पास होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ये मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मिस्टर चंद्र कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स prepare his trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on that date। बैलेंस शीट के ऊपर हमने लिखा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 18। अब यहाँ पर हमें बनाना क्या है, पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1st अप्रैल, लास्ट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज गुड एज बैलेंस शीट ही होता है, बट डिफरेंस इतना होता है कि बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में किसी भी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आता। इसलिए यहां पर भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखे हुए हैं, यहां पर भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, बट वो बैलेंस शीट लिखा हुआ है, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा हुआ है। ना और क्या क्या बनाना है हमें, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। इस समय कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कैश अकाउंट दे दिया है इन्होंने। जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश अकाउंट में लिखे हुए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो नाउ सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया हुआ है। कैश अकाउंट में इन्होंने कैश के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए हैं। वैसे तो आपको ट्रांजैक्शंस दिए होने चाहिए, बट यहां पर कैश अकाउंट दे दिया है। दूसरा, आपको डिटेल्स रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है। ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। एंड देन अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। थोड़ा सा लेंदी सम होगा, बट ध्यान से समझना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग वैल्यूज से। ओपनिंग वैल्यूज इस बुक में 1 अप्रैल 17 को दिया हुआ है। ओपनिंग वैल्यूज के दो इफेक्ट कौन कौन से, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करते हैं और दूसरा एसेट्स होते हैं तो डेबिट में और लायबिलिटीज होती हैं तो क्रेडिट में करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डेटर्स 16,000, तो डेटर्स एसेट्स में लिखेंगे ओपनिंग डेटर्स 16,000 एंड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 16,000। अभी आप कंसेप्ट को समझो, फिर बाद में मैं जूम करके आपको सारे अकाउंट्स दे दूंगा। डेटर्स एक एसेट्स में और दूसरा डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड होगा। लायबिलिटीज में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्लोजिंग डेबिट साइड होगा। ये हमने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा। देन नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स 10,000, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी 10,000 एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड आते हैं क्रेडिटर्स 10,000। देन नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल 3,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हैं, एसेट्स में डेबिट साइड लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 3,000 और दूसरा इफेक्ट एसेट्स बिल्स रिसीवेबल 3,000। बिल्स पेएबल 2,000
लाइबिलिटीज में लिखेंगे बिल्स पेबल 2000 एंड बिल्स पेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडिंग 2000। स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग स्टॉक है 11,000, तो एक तो एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 11,000। दूसरा इफेक्ट, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 11,000। फर्नीचर 15,000, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स हैं, लास्ट ईयर का दिया हुआ है फर्नीचर 15,000 और इसके सामने ही देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस क्लोजिंग फर्नीचर पता नहीं, फाइंड आउट करेंगे, सोल्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बट ओपनिंग 15 है, फिर जितना सोल्ड हुआ है एंड एप्रिसिएशन आया है वो देख लेते हैं। देन आगे दिया हुआ है अनपेड सैलरी, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है 400, सो इसलिए माइनस में आएगा। इसके सामने करंट ईयर की भी दी हुई है वो प्लस करेंगे, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर के सारे इफेक्ट्स दे रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होता है, एडवांस में ऑपोजिट होता है, करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है एंड प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होता है। ये आप 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स में करके आए हो। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हो, चाहे प्रीपेड इंश्योरेंस हो, प्रीपेड स्टेशनरी हो, किसी भी टाइप का प्रीपेड हो, वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 60 रुपीज एंड इंश्योरेंस में एडवांस ऑफ करंट ईयर माइनस करते हैं, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस करते हैं, तो ये 60 रुपीज प्लस हो जाएंगे। सो यहां तक हमने सारे ओपनिंग बैलेंसेस के इफेक्ट्स दिए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस के इफेक्ट्स फिर से बता देता हूं, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे, दूसरा सारे अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। अगर एसेट्स हैं तो डेबिट बैलेंस आते हैं एंड लाइबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। तो अभी तक यहां तक हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस को नोट डाउन किया। नाउ नेक्स्ट हम क्लोजिंग बैलेंसेस को देखेंगे। सो फिर से एक एक करके, डेटर्स 20,000, नाउ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, डेटर्स 20,000। और डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स या क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जितने भी होंगे उनका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट में देखेंगे डेटर्स 20,000। सो क्लोजिंग जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में एंड ओपनिंग इफेक्ट्स जो होंगे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। सो डेटर्स के दो इफेक्ट दिए, एक डेटर्स में और दूसरा बैलेंस शीट में। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले 2 लेक्चर और रिकॉर्ड किए हैं मैंने। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था और सेकंड लेक्चर में एक इजी सम करवाया था। तो डायरेक्टली ये लेक्चर मत देखना, समझ में ही नहीं आएगा कि चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री है बट सभी के डबल इफेक्ट कर रहे हैं हम। सो ऐसा कुछ डायरेक्ट मत करना, सीक्वेंस में देखना लेक्चर्स। चलो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। नाउ क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 12,000। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड लिखा है, क्लोजिंग उसके ऑपोजिट में लिखेंगे बैलेंस CD, अमाउंट इज 12,000। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर्स 12,000। बिल्स रिसीवेबल 5,000, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग डेबिट में रखा है,
सो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस CD 5000, और दूसरा इफेक्ट असेट्स में दिखाएंगे बिल्स रिसीवेबल 5000, बिल्स पेएबल 4000। सो बिल्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड होगा, बैलेंस CD अमाउंट इज 4000, एंड दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटीज में बिल्स पेएबल 4000। सबसे पहले आपको सब में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नोट डाउन करने हैं, देन ट्रांजैक्शंस करने हैं, देन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देने हैं, एंड लास्ट में फिर पूरा टैली करना है। ये एज गुड एज जो आपने 11th में सीखा है, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट, इन तीनों का मिलाकर एक चैप्टर बना दिया है। सो बिल्स पेएबल हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक 14,000। सो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 14,000। फर्नीचर क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखेंगे फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू क्या आ रहा है, वो फाइंड आउट करना है हमें। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 600। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। प्रीपेड इंश्योरेंस 90 रुपीज। इंश्योरेंस में एडवांस ऑफ करंट ईयर माइनस करेंगे 90 रुपीज, एंड प्रीपेड है तो बैलेंस शीट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 90 रुपीज। सो यहां तक हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस पूरे कर लिए। अब ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। वैसे तो ट्रांजैक्शंस आपको अलग से दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहेंगे, जैसे हमने फर्स्ट सब में किया था कि 5000 पेड टू डेटर्स। अब 5000 अगर डेटर्स को पे किया है तो आप एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेटर्स में डेबिट कैश में क्रेडिट। अब यहाँ पर कैश अकाउंट आपको बनाकर दे दिया है। अब कैश अकाउंट बनाकर दे दिया है तो कैश अकाउंट में एक इफेक्ट इन्होंने करके दे दिया है आपको डायरेक्ट। अगर यही आपको स्टेटमेंट में देते, वर्डिंग में देते कि डेटर्स को पेमेंट किया है, तो आप डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते, डेटर्स में डेबिट करते, कैश में क्रेडिट करते। इन्होंने कैश में क्रेडिट करके आपको दे दिया है, अब सिर्फ डेटर्स में डेबिट करना है। तो जब भी कैश अकाउंट के साथ आपको ट्रांजैक्शंस दिए हुए हों तो यूं समझना कि कैश वाला इफेक्ट इन्होंने करके दे दिया है आपको, बाकी दूसरा इफेक्ट आपको करना है। अब कैश वाला इफेक्ट करके दे दिया, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कैश में क्रेडिट किया है तो आपको उसका डेबिट इफेक्ट देना है, और कैश अकाउंट में डेबिट हुआ है तो आपको उसका क्रेडिट इफेक्ट देना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आता है कैश बैलेंस 1500। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सपोज करो इन्होंने कैश अकाउंट नहीं बनाया होता, जैसे हमें बैलेंसेस दिए हैं ना नीचे, वैसे ही बैलेंसेस दिए होते और उसमें लिखा होता कि कैश का ओपनिंग बैलेंस 1500 है, तो हमें दो इफेक्ट करने पड़ते। कौन से दो इफेक्ट? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और दूसरा कैश अकाउंट में डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड इन्होंने करके दे दिया है। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस देख लो एक बार। क्लोजिंग बैलेंस है 1000। सो क्लोजिंग एक कैश अकाउंट में और दूसरा यहां पर लिखते हैं कैश बैलेंस 1000। अब आ जाते हैं सभी के सभी ट्रांजैक्शंस पर। पहले लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। अब डेबिट साइड लिखा हुआ है टू डेटर्स 80,000। इसका मतलब क्या हुआ होगा? पैसा मिला है। यस करेक्ट, पैसा मिला है।
कैश अकाउंट में डेबिट साइड जो भी दिया हुआ है वो आया है, पैसा आया है, और जो क्रेडिट साइड है वो पैसा गया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेटर्स में से 80,000 आए हैं, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश में डेबिट करेंगे, डेटर्स में क्रेडिट करेंगे। इन्होंने कैश में डेबिट करके दे दिया है, तो बाकी दूसरा इफेक्ट करना है डेटर्स में क्रेडिट। सो डेटर्स में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट 80,000। अगर इसका मैं शॉर्टकट आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, जो भी डेबिट किया हुआ है ना वो सारे अकाउंट्स क्रेडिट कर दो और हर एक में लिखते जाओ बाय कैश, और जो भी क्रेडिट किया हुआ है ना उन सबको डेबिट करते जाओ और लिखते जाओ टू कैश। ठीक है, डेटर्स को 80,000 पे किया है। देन बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ है 7,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 7,000। देन आगे दिया हुआ है टू सेल्स। अब कैश अकाउंट में सेल्स दिया हुआ है और साथ में डेटर्स भी दिए हुए हैं, इसका मतलब है इनके दो सेल होते होंगे, कैश सेल भी होता होगा, क्रेडिट सेल भी होता होगा। जो हमने इससे पहले वाला सम किया था उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल दी हुई थी, इसमें आपको दोनों सेल्स दिए हुए हैं। सो कैश अकाउंट में सेल्स लिखा हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल्स। कैश सेल अलग होगी, क्रेडिट सेल अलग होगी, तो यहाँ कैश सेल में लिखेंगे 50,000, कैश सेल में 50,000। एंड क्रेडिट सेल अगर इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो डेटर्स अकाउंट का जो डिफरेंस आता है वो क्रेडिट सेल में चला जाएगा। सो ये है कैश सेल। नेक्स्ट दिया हुआ है 500 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को इनकम कंसीडर की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स को लॉस कंसीडर किया जाता है, बैड डेब्ट रिकवर्ड को इनकम कंसीडर की जाती है। बैड डेब्ट रिकवर्ड किसे कहते हैं कि पास्ट में, लास्ट ईयर या 2 साल पहले, 5 साल पहले कोई हमारे पैसे खा गया, बैड डेब्ट्स हो गया, अब वो वापस देने आया है, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सो 500 रुपीज का बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है, इनकम कंसीडर की जाएगी क्योंकि उस टाइम पर बैड डेब्ट्स को लॉस कंसीडर किया होगा। नेक्स्ट आगे दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3000। अब इन्होंने फर्नीचर 3000 में सेल किया है, और कब सेल किया है, 1 अक्टूबर को। तो इसका एक पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, इसका वर्किंग नोट करवा देता हूँ, वो आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लो कि 3000 में फर्नीचर बेचा है। अब इसका एक एडजस्टमेंट भी होगा नीचे, सी एडजस्टमेंट देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर at 20% per annum. The written down value of the furniture sold was 5,000 on 1st April. जो फर्नीचर बेचा है उसकी वैल्यू 5,000 थी, लेकिन इन्होंने बेचा कितने में, 3,000 में, तो लॉस किया है। तो अब हम फर्नीचर वाला पॉइंट भी कर लेते हैं और नीचे सी एडजस्टमेंट है वो भी कर लेते हैं, दोनों ही एक साथ कर लेते हैं। अब उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो मैं वो जगह यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, और ये वर्किंग नोट आप नोट डाउन कर लेना, फिर मैं वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। ये मैं वर्किंग नोट फर्नीचर का ले रहा हूँ। नाउ फर्नीचर जो सेल किया है, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 17 पर वो 5,000 का था। अब इन्होंने सेल कब किया है, तो इन्होंने सेल किया है 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर तक फर्नीचर हमारे पास था, तो 1 अक्टूबर का डेप्रिसिएशन हमारा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 अक्टूबर 17। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 5,000। अब सी पॉइंट में देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, तो 20%। एंड 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन काउंट करो कितना हो रहा है, 5,000 का 20% फॉर 6 मंथ्स। सो 5,000 का 20% 1,000 होगा, एंड 6 मंथ्स के लिए 500, तो ये 500 हुआ डेप्रिसिएशन। जो फर्नीचर 5,000 का था उसे हमने सेल किया है, जिस दिन सेल किया उस दिन तक का 500 डेप्रिसिएशन हो चुका था। तो हमारे पास जो इसकी जो बुक वैल्यू होगी वो होगी 4,500।
अब 4500 का फर्नीचर इन्होंने सोल्ड कर दिया, ये है बुक वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीवी। सोल्ड किया है 3000 में। अब अगर 3000 में सोल्ड किया है तो बाकी वैल्यू कितनी बची 1500। अब 4500 का 3000 में सोल्ड किया है तो ये क्या किया इन्होंने, लॉस कर दिया, इतना इनका लॉस हो गया है। नाउ ये नोट डाउन कर लो पहले, तो इसकी मैं जर्नल एंट्री लिखवाऊँ और फिर उस जर्नल एंट्री के हम इफेक्ट्स भी देंगे। नाउ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कि 5000 का फर्नीचर सेल कर दिया है 3000 में और 1500 का लॉस भी किया है। सो 3000 में सेल किया है। सो नाउ उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे आप और उसके इफेक्ट्स भी करेंगे हम, उसके इफेक्ट्स भी करेंगे। सो 3000 रुपीज़ में फर्नीचर सेल किया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 3000, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 500, लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1500, टू फर्नीचर अकाउंट 5000। ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। रूल्स अप्लाई हुए, डेबिट व्हाट कम्स इन 3000 रुपीज आ रहे हैं, डेबिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस है ये लॉस है, एंड फर्नीचर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर चला गया। सो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर अकाउंट। अब इसके इफेक्ट्स देने हैं हमें। अब इफेक्ट्स में क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो देखो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखा हुआ है फर्नीचर, कैश अकाउंट में डेबिट साइड फर्नीचर, तो 3000 का डेबिट इफेक्ट हो गया। दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, तो पीएनएल में आता है। अब पीएनएल में डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो यहाँ टू टाइप के फर्नीचर हैं, एक जो सोल्ड कर दिया और जो एक बाकी बचा है। तो जो सोल्ड कर दिया उस पर डेप्रिसिएशन कितना आया है 500। नाउ लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट साइड लिख रहा हूँ, टू लॉस ऑन फर्नीचर 1500 एंड टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर चला गया तो बैलेंस शीट में फर्नीचर में लिखेंगे सोल्ड फर्नीचर 5000, 15 में से 5 सोल्ड हो गया, बाकी बचा 10000 का। फिर से बता रहा हूं 15000 में से 5000 का सोल्ड हो गया, लॉस में सेल हुआ 3000 में सेल हुआ, बट यहां पर हम माइनस तो 5000 ही करेंगे। सपोज करो मेरे पास 3 बेंचेस पड़े हैं, तीनों का वैल्यू 5000 है। अब उसमें से एक बेंच मैंने 3000 में सेल कर दी तो बाकी तो मेरे पास 2 बचे। अब एक बेंच पूरी चली गई थी 5000 की, तो मेरी प्रॉपर्टी तो 5000 बिक गई, तो फर्नीचर में से 5000 माइनस होगा, आएगा 3000, बाकी के लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे। तो ये जर्नल एंट्री का हमने इफेक्ट किया। ये जर्नल एंट्री भी आप नोट डाउन कर लो वर्किंग नोट के साथ, ताकि आपको पता चले कि हमने इसके इफेक्ट्स दिए हैं। ओके, सो नाउ जर्नल एंट्री के हमने इफेक्ट्स दे दिए। अब इसके साथ मैंने आपको कहा सी पॉइंट हम पूरा ही कर लेते हैं, सी एडजस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन वाला है। सो 15000 में से 5000 का फर्नीचर तो सेल हो गया और उस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो बचा हुआ है फर्नीचर उसका भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये सी एडजस्टमेंट पूरा ही हो जाए। तो बचा हुआ फर्नीचर कितना है 10000, उसका 20% डेप्रिसिएशन होगा 2000, आउटर कॉलम लिखेंगे 8000 एंड 2000 का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक सोल्ड हो गया उसका डेप्रिसिएशन और जो रिमेनिंग बचा है उसका डेप्रिसिएशन 2000। सो 2000 प्लस 500 टोटल डेप्रिसिएशन होगा 2500। एंड ये जो पीएनएल अकाउंट की लाइन्स है मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये लेंदी रहेगा पीएनएल अकाउंट। सो यहाँ पर हमने फर्नीचर वाला पॉइंट कर दिया, इसके साथ ही हमारा कैश बुक का डेबिट वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया।
नाउ क्रेडिट साइड आते हैं, तो क्रेडिट साइड क्या क्या दिया हुआ है, तो ये सारे पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स कैश बुक में क्रेडिट किए हुए हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेबिट करते जाएंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 90,000, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो क्रेडिटर्स में डेबिट करेंगे और कैश में क्रेडिट, इन्होंने कैश में क्रेडिट करके दे दिया है, तो आपको क्रेडिटर्स में डेबिट करना है, सिर्फ क्रेडिटर्स में डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट 90,000। बिल्स पेएबल 6,000, बिल्स पेएबल अकाउंट में डेबिट करेंगे 6,000 और यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। परचेज 20,000, ये कैश परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज, कैश एंड क्रेडिट अलग अलग होगी। सो कैश अकाउंट में दिया हुआ है 20,000, ये कैश परचेज है। सैलरी 6,000, 6,000 की सैलरी पे की है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी 6,000। इंश्योरेंस 360, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इंश्योरेंस 360। बाय 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 17, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं। इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, सो बैलेंस शीट में लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000। अब आपको पता है कि ब्रैकेट में अगर कोई भी डेट दी हुई है या ब्रैकेट में आपको कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका हिडन एडजस्टमेंट जरूर होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं 5,000 के, जहां भी इन्वेस्ट किया है हमने पैसा, समझो ये एफडी है एक बैंक में 5,000 रुपीज की। अब अगर एफडी है तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो 5,000 का 10% कितना होगा, 500। बट हमने इन्वेस्ट किया है 1 अक्टूबर को, तो हमें तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 250। 5,000 का 10% 500 और 500 का हाफ करेंगे 6 मंथ्स का 250। अब हमें मिला तो नहीं है, अगर मिला होता तो कैश अकाउंट में डेबिट आ गया होता। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये मिलने वाला है, तो यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक इफेक्ट 250 और दूसरा इनकम है बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 250। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि पैसा आने वाला है, आने वाला पैसा हमारा एसेट्स होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं, पीएनएल में डेबिट करेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7640। बाय ड्राइंग्स कैश में की है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में 6,000। एंड बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहां तक हमने ओपनिंग बैलेंसेस कर दिए, क्लोजिंग बैलेंसेस कर दिए, ट्रांजैक्शंस कर दिए। अब लास्ट में एडजस्टमेंट्स पर आएंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सो एडजस्टमेंट्स में आ जाओ, अदर इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन में ए पॉइंट दिया हुआ है, कहने के लिए एक एडजस्टमेंट है, अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। अब डिस्काउंट अलाउड मैंने आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन की थी फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें देखो डिस्काउंट अलाउड की जर्नल एंट्री क्या है, डिस्काउंट हम किसको देते हैं, डेटर्स को। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। सो 2,000 का तो पीएनएल में डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 2,000। एंड दूसरा इफेक्ट डेटर्स में क्रेडिट, तो डेटर्स में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अलाउड।
पूरे कंसंट्रेशन के साथ सम करना होगा। एक मिस्टेक आपके पूरे सम को रॉन्ग कर देगी, आपके बैलेंसेस ही नहीं आएंगे, टोटल्स ही टैली नहीं होंगे। डिस्काउंट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो डिस्काउंट अर्न्ड के इफेक्ट्स क्या होते हैं? हमें डिस्काउंट की इनकम होती है, ये कहाँ से होती है? तो डिस्काउंट मिलता कहाँ से? क्रेडिटर्स में से। सो एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड 3000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या अर्न्ड अकाउंट लिख सकते हो, और ये इनकम होती है तो क्रेडिट करेंगे P&L में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3000। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। नाउ बैड डेब्ट्स, बताओ बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं? P&L में डेबिट, और बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री भी दी हुई है आपको, देखो। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो यहां पर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। कितना है बैड डेब्ट्स? 2000, और डेटर्स में क्रेडिट बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट 2000। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल एंडोज्ड टू क्रेडिटर्स। इसकी जर्नल एंट्री है आपके पास, बिल्स रिसीवेबल एंडोज्ड टू क्रेडिटर्स की एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 1000, यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1000। ओके, सो अदर इंफॉर्मेशन में ए पॉइंट पूरा हो गया। नाउ बी पॉइंट। Mr. Chandra, the proprietor of the business, has taken away goods costing 1000 for his personal use. Owner of the business अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर जाता है तो वो ड्राइंग्स आते हैं, ड्राइंग्स कहा जाता है उन्हें। सो ड्राइंग्स के इफेक्ट्स एक कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स लिखेंगे कि गुड्स ले गया है वो 1000 रुपीज़ के। सो ड्राइंग्स के साथ ये माइनस होते हैं, ये कैश ड्राइंग्स है और ये गुड्स 1000 रुपीज़। और दूसरा इफेक्ट, इसे GGOTS कहते हैं, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। बिजनेस में से गुड्स बाहर तो गए हैं बट सेल नहीं हुआ है। सो GGOTS या तो ट्रेडिंग में क्रेडिट कर सकते हैं, या कुछ टीचर्स इसे परचेज में से माइनस भी करवाते हैं। आप क्रेडिट साइड को इफेक्ट दे रहे हो या डेबिट साइड आकर माइनस कर रहे हो, मीनिंग तो सेम होगी। सो बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अमाउंट 1000 रुपीज़। ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट करवा रहा हूँ तो भी करेक्ट हूँ, मैं ये नहीं करवा के परचेज में से माइनस करवा दूँ तो भी करेक्ट हूँ। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट वही निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। बी पॉइंट हो गया। नाउ सी पॉइंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फर्नीचर का पॉइंट करके आए हैं। एंड द लास्ट डी, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% BDR कैलकुलेट करना है। सो डेटर्स की वैल्यू 20,000 है, 5% BDR 1000, सो आउटर कॉलम 19,000। और BDR का दूसरा इफेक्ट P&L में डेबिट साइड बैड डेब्ट्स में प्लस कर देते हैं, बैड डेब्ट रिजर्व 1000। सो यहाँ तक हमारा सम्स में जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें एक एक करके क्लोज करना होगा। सो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के टोटल्स करो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मुझे टोटल बताओ। $46,560 46,560। अब उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें कैपिटल मिल जाएगा, जिसे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं। 34,150 160 34,160।
अब ये कैपिटल हमें यहाँ से मिल गया ओपनिंग कैपिटल, तो इसे ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। ओपनिंग कैपिटल 34,160, 34,160। नाउ नेक्स्ट BR क्लोज करेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल में जो भी डिफरेंस आता है, 4 डिफरेंसेस होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश एंड डेटर्स। सो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आते कहाँ से हैं, तो डेटर्स देते हैं हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। देखो अकाउंट जो क्लोज करने हैं ना वो सीक्वेंस में ही करने हैं। डेटर्स अकाउंट क्लोज करने से पहले BR क्लोज कर लोगे ताकि पता चले, पहले डेटर्स क्लोज कर लिया तो आपके आंसर्स इफेक्ट कर जाएंगे। 13,000, so 13,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर 10,000। अब 10,000 में यहाँ लिखा टू डेटर्स, तो डेटर्स में क्रेडिट करेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। अब हम क्लोज करेंगे डेटर्स अकाउंट को, और जैसे ही डेटर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, अब डेटर्स अकाउंट में क्या क्या क्लोजिंग हो सकता है। सो एक ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड क्रेडिट सेल, 4 पॉइंट मिसिंग हो सकते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश एंड सेल्स। तो यहाँ पर टू क्रेडिट सेल्स, डेटर्स को हम सेल्स करते हैं, वो क्रेडिट सेल होता है हमारा। सो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्रेडिट सेल ही मिसिंग होगा। क्रेडिट साइड का टोटल 1,14,000 एंड 1,14,000 में से ये माइनस करेंगे 98,000, तो यहाँ से हमें क्रेडिट सेल मिल गया। क्रेडिट सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में कैश सेल हमने लिख दिया है, क्रेडिट सेल यहाँ पर हम लिख देंगे 98,000। ओके, अब BR को क्लोज करके डेटर्स में ले गए, डेटर्स का सेल्स मिला वो ट्रेडिंग में लिख दिया। सेम यहाँ पर होगा, क्रेडिट परचेज मिसिंग है आपको, तो बिल्स पेएबल को क्लोज करके क्रेडिटर्स में ले जाओगे और क्रेडिटर्स में से क्रेडिट परचेज मिलेगी। तो नाउ अब हमें बिल्स पेएबल को क्लोज करना है। सो बिल्स पेएबल 6 + 4 10,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 10,000 एंड द डिफरेंस इज क्रेडिटर्स अकाउंट 8,000। करेक्ट। जो भी बैलेंसिंग फिगर्स आपको मिलते जाए या तो उसके ऊपर सर्कल कर देना या क्वेश्चन मार्क कर देना। इसकी मीनिंग ये होती है कि ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये आपने बैलेंसेस फाइंड किए हैं। तो ये 8,000 यहाँ बिल्स पेएबल में हमने लिखा बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में हम 8,000 लिखेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो यहाँ भी 4 पॉइंट मिसिंग हो सकते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई है हमें, क्रेडिट परचेज अकाउंट। सो 1,14,000 1,04,000 ये हमारा हो गया क्रेडिट परचेज। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में कैश परचेज ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम क्रेडिट परचेज लिखेंगे 1,04,000। अब यहाँ तक हमारे अकाउंट सारे क्लोज हो गए। अब ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, P&L में ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट मिलेगा एंड फाइनली हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, देखते हैं ट्रेडिंग में क्या है। पहले आउटर कॉलम देख लेना, क्योंकि मैं आउटर कॉलम हमेशा लास्ट में लिखता हूँ। 1,04,000 + 20,000 तो 1,24,000 और यहाँ पर है 50,000 एंड 98,000 1,48,000। नाउ फाइनली जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इस सब में ग्रॉस प्रॉफिट है। सो पहले क्रेडिट साइड टोटल करो और देखो कितना आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का 1,63,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आया 1,63,000। अब 1,63,000 में से ये दोनों अमाउंट आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सो डिफरेंस इज 28,000 दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट
28,000। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। पहले आउटर कॉलम लिख लेते हैं, क्योंकि आउटर कॉलम में क्या वैल्यूज आ रही हैं, 6,000 प्लस 600 माइनस 400, प्लस माइनस का ध्यान देना, 6,200, 360 माइनस 90 एंड प्लस 60, 330। और कुछ आउटर कॉलम बाकी है, नहीं है। तो अब क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों साइड टोटल करके देखो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्रेडिट साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो, 28 एंड 3 31, 31,750, 31,750, 31,750। So the difference is net profit। अब ये माइनस करो सभी के सभी, 8,580 विच इज आवर नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट 8,580। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कुछ आउटर कॉलम बाकी है, तो आउटर कॉलम में कैपिटल का आउटर कॉलम बाकी है, बाकी सब तो दिए हुए हैं। सो कैपिटल का आउटर कॉलम करो, ध्यान रखना कुछ प्लस है कुछ माइनस है, जब भी आउटर कॉलम लो प्लस माइनस का ध्यान रखना। अब टोटल ऑफ बैलेंस शीट करके देखो कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट क्या आ रहा है। जब तक बुक में आंसर्स देख लेते हैं क्या आया है। बुक में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 28,000 आया है, सो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा करेक्ट है। और नेट प्रॉफिट 8,580 आया है, वो भी करेक्ट है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 52,340। एसेट साइड किया 52,340 एंड लाइबिलिटी साइड टोटल करो, सो 52,340। अब सपोज करो एग्जाम की बात करते हैं कि अगर एग्जाम में आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है तो कहीं मिस्टेक की होगी आपने, ठीक है। अब ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएनएल में से रिवर्स जाते हैं। यहाँ कोई मिस्टेक की होगी, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। अब नेट प्रॉफिट में क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहाँ से आता है, ट्रेडिंग से। और यहाँ पर जो भी परचेज सेल थी वो यहाँ से आई है। सो एग्जाम में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सम करेक्ट है लेकिन फिर भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, तो लाइबिलिटी साइड पूरा डिपेंडेंट होता है नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल में से, वो डिपेंडेंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग में से, और ये डिपेंडेंट होते हैं आगे वाले अकाउंट से। बट एसेट्स अकाउंट जो है ना वो अपने आप में इंडिविजुअल होता है, एसेट साइड बैलेंस शीट का। सो अगर ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपका आंसर आ ही जाएगा, लेकिन नहीं भी आए तो एसेट्स अकाउंट पर आप ट्रस्ट ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि एसेट्स अकाउंट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। एसेट साइड जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो इंडिपेंडेंट आती है, ये डिपेंडेंट वैल्यू है, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप एसेट्स अकाउंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, एसेट साइड को। चलिए, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको रिकॉर्ड करने में भी आसानी हो जाए। सो यहाँ से पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देख लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन बीआर डेटर्स, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। लेक्चर को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो नाउ मैं आगे जाता हूं। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। नाउ इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग, पीएनएल।
एंड लास्ट बैलेंस शीट। अब आप बैलेंस शीट नोट डाउन कर लो। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे दिखाई दे। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस देख सकते हो जिसमें आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे के सम्स।